नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, एक बहुत ही दुखद खबर आई है। भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेटा डार्क वेब पर लीक हो गया है। हैकर्स का दावा है 19,000 से ज़्यादा दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, सिक्योरिटी फीचर्स, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक लोकेशन, कंट्रोल रूम, इन सब की फोटोज, वीडियोज, ब्लूप्रिंट, ये सब लीक हो गया है और डार्क वेब पर अपलोड कर दिया गया है। पूरा मामला जानेंगे डिटेल में। इससे क्या खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ इस डेटा के लीक होने का या कहें कि हैकर्स के द्वारा ये जो किया गया है, इसका कितना दुष्परिणाम हो सकता है आने वाले वक्त में, आने वाले समय में, साइबर अटैक का कितना खतरा बढ़ गया है, आज की वीडियो में पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे। द हिंदू का आर्टिकल आप देख पाएंगे, 16 जुलाई का है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट डेटा लीक हो गया है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। भारत में वैसे तो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जिसमें टोटल 24 रिएक्टर अभी ऑपरेटेड है। पावर प्लांट और रिएक्टर में मतलब आप ये समझो जैसे कि एक पावर प्लांट है, उसमें ये जो चिमनियां दिख रही है ना, ये न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। ठीक है, तो जैसे 3 चिमनी दिख रही तो समझो 3 न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें है ना। आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो। तो जैसे कुडनकुलम वाला है, इसमें ये देश का सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें 6 ऐसे रिएक्टर्स हैं। 2 तो ऑपरेटेड हैं, लेकिन 4 अभी निर्माणाधीन हैं। इसी में जो 3 और 4 नंबर का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसी का डेटा लीक हुआ है। पहले तो आप देख लीजिए भारत में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट और कितने रिएक्टर्स हैं। तो जैसे तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है, इसमें 4 रिएक्टर है। राजस्थान का रावत भाटा है, रावत भाटा राजस्थान में, इसमें 8 न्यूक्लियर रिएक्टर है, लेकिन अगेन अभी निर्माणाधीन है, तो अभी ये उतना क्षमता नहीं हासिल किया है। मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि कलपक्कम में है, ये तमिलनाडु में, और 2 इसमें न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं। ठीक है, इसके अलावा नरौरा ऊर्जा ये उत्तर प्रदेश में है, इसमें 2 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात में है, 4 न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में है, 4 न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ। और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र, इसमें ये तमिलनाडु में है, इसमें 2 ऑपरेटेड है, लेकिन 4 निर्माणाधीन है। टोटल 6 न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें हो जाएंगे। अभी के टाइम पर अगर भारत में न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, देखो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होते क्या है, इसको पहले बता दे रहा हूँ। वैसे तो बहुत लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके विद्युत का निर्माण किया जाता है और विद्युत की आपूर्ति की जाती है। अब चूंकि न्यूक्लियर एनर्जी रहती है तो फिर वो बहुत ही लंबे समय तक सस्टेनेबल रहती है। तो इससे जो कोयला है या पेट्रोलियम, इन सब के माध्यम से जो हम लोग एनर्जी का यूज करते हैं, उन पर निर्भरता बहुत कम हो जाती है ना। और ये साथ ही साथ ये ग्रीन एनर्जी होती है, कार्बन का एमिशन भी नहीं होता है, ना के बराबर होता है। खैर, तो अब देखो टोटल अभी क्षमता तो है 8,780 मेगावाट की, लेकिन भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2047 आते आते, जब भारत ने विकसित भारत होने का लक्ष्य रखा है, तो तब तक आते आते हम लोग की जो न्यूक्लियर एनर्जी की पावर कैपेसिटी है वो 100 गीगावाट तक बढ़ जाए। मतलब आप समझिए 8,780 मेगावाट से बढ़कर 100 गीगावाट तक की हम लोग लक्ष्य बना करके लेकर चल रहे हैं 2047 तक। इसके लिए बड़ी बड़ी डील भी चल रही है। 11 से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर अभी निर्माणाधीन है, बन रहे हैं, तो उनसे भी तेजी से कैपेसिटी बढ़ेगी। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार की कंपनी है, स्वामित्व वाली भारत कंपनी है, इसी की देखरेख के अंतर्गत ये सारे रिएक्टर ऑपरेट होते हैं। संचालन की जिम्मेदारी इसी की होती है, भारत सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी है। देश की बिजली का अभी कुल खपत का 3% उत्पादन जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर से होते हैं। वैसे तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं ये बहुत पहले ही आ गए थे, मतलब पहले ही दशक में आज़ादी के बाद आना शुरू हो गए थे, भारत में लगना शुरू हो गए थे, लेकिन अब तक हम लोगों ने बहुत तेज़ी से उतना ज़्यादा इसमें उपलब्धि नहीं हासिल की थी। लेकिन अब तेज़ी से हम लोग क्षमताएं अपनी बढ़ा रहे हैं। इसमें तमिलनाडु वाला जो है ये 2000 मेगावाट की एनर्जी वाला अभी के टाइम पर, और आगे चल करके 4000 और मेगावाट बन जाएगा, क्योंकि 4 और यूनिट्स बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 6000 मेगावाट की क्षमता वाला ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। और इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेटा लीक हुआ है। यहाँ पर सबकी क्षमताएं भी लिखी हुई हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि भारत ने परमाणु ऊर्जा के मामले में कितनी प्रगति की है, अभी तक क्या बड़े बड़े पॉइंट्स आए हैं। तो देखिए, भारत में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का अभी क्रिटिकलिटी हासिल किया था। भारत उन गिने चुने देशों में ये शामिल हो गया था जिसके पास पीएफबीआर की टेक्नोलॉजी या कहें क्रिटिकलिटी हासिल हो गई है। या आप ऐसा समझिए कि
3 चरण में होता है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, मैक्सिमम जितना परमाणु ऊर्जा निकाला जा सकता है जिससे। तो जो अभी कलपक्कम में तमिलनाडु में जो मद्रास वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें अभी कुछ महीनों पहले ही 500 मेगावाट के पीएफबीआर ने अपनी पहली क्रिटिकलिटी हासिल की थी। मतलब 3 चरणों वाले में से हम लोग दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। ये दुनिया के गिने चुने मात्र 3 से 4 देश ही कर पाए हैं। अमेरिका, रसिया, चाइना वगैरह ऐसे कुछ देश ही हैं जिन्होंने ये दूसरे चरण में अपनी हासिल की हुई है, क्रिटिकलिटी हासिल की है, जिससे वो और इफिशियंट तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर पाते हैं। इसके बाद भारत निर्माणाधीन 11 अतिरिक्त रिएक्टरों के साथ परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार कर रहा है और लक्ष्य मैंने आपको बताया ही 100 गीगावाट तक का 2047 का। अब देखो कुडनकुलम का जो 3 है, यूनिट 3 और यूनिट 4, इसी से संबंधित जो संवेदनशील अवर्गीकृत ब्लूप्रिंट और इंजीनियरिंग का विवरण हाल ही में डार्क वेब पर लीक होने का दावा किया जा रहा है। अब कुडनकुलम को समझते हैं। देखो तमिलनाडु में 2 है, एक कलपक्कम में है, कुडनकुलम में है, ठीक है ना, 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इसमें जो कुडनकुलम वाला है ये देश का सबसे बड़ा है। ये तिरुनेवल्ली जिला तमिलनाडु में है, मन्नार की खाड़ी के पास हिंद महासागर के तट पे पड़ता है, बना है। इसके अलावा ये भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, रूस के सहयोग से बनाया गया है। यहाँ VVER 1000 तकनीक वाले आधुनिक रिएक्टर्स लगे हैं। यूनिट 3 और यूनिट 4 के वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम के ब्लूप्रिंट यहाँ पर लीक हुए हैं। इसमें कॉमन कंट्रोल रूम का फ्लोर लेआउट, सप्लायर्स की सूची, इंस्पेक्शन की रिपोर्ट, उपकरणों की तस्वीरें और आतंकवादी हमलों की स्थिति में $112 मिलियन का बीमा दस्तावेज। मतलब जैसे अगर कभी टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो कोई ऐसे जो, क्योंकि देखो टेररिस्ट का मेन टारगेट होता है पावर प्लांट्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि एक बार बिजली से ही सब कुछ चलता है। अब आप सोच लो कि जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हो या ये वीडियो देख रहे हो जहाँ से शूट हो रहा है, या दुनिया देश भर के तमाम जो काम हो रहे हैं आजकल सब एनर्जी से ही हो रहे हैं, लाइट से ही हो रहे हैं, है ना। वो लाइट जो जनरेट कर रहा है अगर उसको उड़ा दिया जाए तो फिर समझो एक दिन तक आपका, जैसे मान लो आप लैपटॉप चला रहे हो, इन्वर्टर चला रहे हो, तो कितना दिन चल जाएगा? 1 दिन 2 दिन चल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद तो आपको फिर जरूरत पड़ेगी ना ऊर्जा की। तो ऐसे ही आतंकवादी या टेररिस्ट ग्रुप का सबसे पहला जो टारगेट होता है वो होता है एनर्जी सोर्सेस को अटैक करना। न्यूक्लियर पावर प्लांट है अगर तो उन पर अटैक होते हैं। इसीलिए कई बार आप देखते होगे कि जब कोई युद्ध वगैरह छिड़ता है तो आप न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास भी ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आतंकवादी हमले की स्थिति में इनका बीमा भी कराया जाता है। तो ऐसे में $112 मिलियन का जो बीमा दस्तावेज था वो भी लीक होने की पुष्टि की जा रही है कि ये भी लीक हुआ है। अच्छा, ये लीक हो गया तो इससे होगा क्या, इससे क्या दिक्कत हो सकती है? तो देखिए, इससे जो दुश्मन देश हैं अगर मान लीजिए डार्क वेब पर वो अगर इसको परचेज कर लेते हैं या इसका यूज करते हैं तो वो जान रहे होंगे कि किधर से जाना है, कहाँ से एंट्री लेनी है, क्या क्या सुरक्षा के नियम हैं, किन से डील हो रही है, कौन कौन सी कंपनियां जो हैं थर्ड पार्टियां हैं जहां पर इनके सर्वर मौजूद हैं, अभी वो सर्वर पर भी आएंगे, वहीं से डेटा लीक हुआ है। तो ये सब जब जानकारी मिल जाती है तो उससे फिर सिक्योरिटी ब्रीच होने का खतरा रहता है। अब अगर ये वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो पूरा दक्षिण भारत जो है भारत का बहुत ज़्यादा इस पर निर्भर है। दक्षिण भारत में बिजली की बड़ी ज़रूरत ये पूरा करता है। स्वच्छ या कहें लो कार्बन एमिशन बिजली उत्पादन में मदद करता है, कोयले पर निर्भरता कम करता है। ये इतना ज़्यादा एडवांस है कि सुनामी, भूकंप जैसे खतरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो उससे भी इफेक्ट इससे नहीं होगा। मल्टी लेयर का इसमें सिक्योरिटी सिस्टम है। आपात स्थिति में रिएक्टर को स्वतः बंद करने की यहाँ व्यवस्था है जिससे रेडिएशन ना लीक होने पाए। आपने सुना होगा ना चारनोबिल जो है यूक्रेन में, वहाँ से भी न्यूक्लियर ऐसे ही रिएक्टर से ही लीक हुआ था रेडिएशन, है ना। उसके बाद फिर हज़ारों की मौत हुई थी। तो ये भी ऑटोमेटिक ही बंद हो जाया करेगा अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो। पहला रिएक्टर 2013 में और दूसरा 2016 में शुरू हुआ था रूस के सहयोग से। अब बात करते हैं डेटा लीक कैसे हुआ, इसकी जानकारी कैसे मिली। तो देखिए, इसकी जानकारी दी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्चुअली में इसका यूनिट 3 और यूनिट 4 का ऑपरेशन संभाल रही है। वो ऑपरेशन संभालने के लिए इसका जो डेटा है उसको ये एक थर्ड पार्टी जो कंपनी है योट्टा सर्वर, उसके सर्वर पर ये अपलोड करके रखी हुई थी। थर्ड पार्टी डेटा सेंटर कंपनी है योट्टा। अब योट्टा ने 29 मई को बताया रिलायंस इंडस्ट्रीज को कि देखिए कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं उनके सर्वर पर, और दावा किया कि साइबर अटैक किया गया इन पर, लेकिन इन्होंने रोक दिया। अब कितना रोके हो, क्या रोके हो, ये तो फिर मतलब भगवान ही जाने।
कह तो रहे थे कि हम पर अटैक हुआ लेकिन हमने रोक दिया, योट्टा ने कहा। अब जून के एंड में आते आते रिलायंस को ये पता चला कि भाई देखो जो डेटा है इसका, इस चीज़ का, न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ये डार्क वेब पर तैर रहा है। तो इन्होंने योट्टा से कहा कि देखो वर्ल्ड लीक्स नाम की एक हैकर ग्रुप है, ये दावा कर रहा है कि डेटा लीक हो चुका है। योट्टा ने कहा नहीं, हम तो रोक दिए थे। वही बात है, अगर ये नहीं कहे होते कि हम रोक दिए हैं तो इनकी डील ना खराब हो जाती, उसी समय रिलायंस इनसे हटा लेता योट्टा सर्वर से। तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो लोग अटैक तो किए थे लेकिन हमने रोक दिया। और फिर ये इन्होंने कहा जब रोक दिया था तुमने तो फिर कैसे ये बातें आ रही है कि भाई एक वर्ल्ड लीग नाम का हैकर ग्रुप है, ये कह रहा है कि दस्तावेज वहां पर हैं, और ये भी दावा कर रहा है कि 8.58 लाख फाइल्स हैं उसके पास, उनमें से 19,000 तो ये अपलोड कर चुका है, मतलब अभी लाखों फाइल्स उसके पास है। 19,000 ये संवेदनशील दस्तावेज अपलोड कर चुका है। लीक दस्तावेज में कथित तौर पर ब्लूप्रिंट, सप्लायर्स की जानकारी, निरीक्षण के रिकॉर्ड, बैठकों के दस्तावेज, इन सब से संबंधित फाइल्स हैं। तो आप समझिए कितना बड़ा खतरा है। अब जब ये इन्होंने बताया तो फिर पूरा हाहाकार मच गया, न्यूज़ में भी आ गई बात। फिर जो NPCIL है, इनको भी रिलायंस ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है साहब, हमने जिस सर्वर कंपनी को डाटा रखने के लिए कहा था उस पर अटैक हुआ है साइबर ग्रुप के द्वारा। तो अब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और रिलायंस ये सब मिल करके इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी इस डेटा लीक की जांच कर रही है। तो अभी फिलहाल इस चीज़ को और गहनता से जांच किया जा रहा है, क्या क्या लीक हुआ है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अब आवश्यक जो कदम उठाए जाएंगे वो इसको ध्यान में रख करके उठाए जाएंगे। लेकिन अब आप समझो कि किसी थर्ड पार्टी पर इतना भरोसा करके सर्वर को रखना एक बहुत खतरनाक जैसी स्थिति पैदा कर सकता है भारत के लिए। और खास करके ऐसे और जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उन पर निर्भरता भारत बढ़ा रही है, आने वाले दिनों में और ज़्यादा निर्भर होगी, क्योंकि हम लोग एनर्जी सोर्सेज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं, इसलिए हम लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तेज़ी से। तो ऐसे में अब इन सब से ये दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर भारत को भाई इसके लिए कुछ सोचना होगा। अब ऐसे ही 2019 में भी एक मामला आया था, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही प्रशासनिक नेटवर्क में उत्तर कोरिया से जुड़े हैकर ग्रुप ने एक बार अटैक किया था। हालांकि उसके बाद NPCIL ने कहा था कि संयंत्र की परिचालन प्रणाली का प्रभावित इससे कोई नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अटैक करने की कोशिश की गई है। तो दक्षिण कोरिया के ग्रुप, चाइना के ग्रुप, रशियन ग्रुप, ये सब हैकर्स के जो ग्रुप हैं ये लगातार प्रयासरत रहते हैं। क्यों प्रयास करते हैं, क्यों ये डार्क वेब पर डाटा डाला जाता है? तो देखिए, अब इसमें विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ लोग तो बस अपनी काबिलियत दिखाने के लिए, कुछ हैकर्स ग्रुप ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम कितना पावरफुल हैं, हम कितने बड़े हैकर हैं, और हम मौज के लिए देखो जहां कहो वहां हैक करके डाल देंगे। कभी वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह की वेबसाइट वगैरह भी हैक कर देते हैं। अच्छा, कुछ जो होते हैं वो पैसे के लिए करते हैं ऐसा, डार्क वेब पर डालेंगे अगर तो उसके बाद मोटी रकम मिल जाएगी तो वहाँ से कमाई हो सकती है दुश्मन देश को। और कुछ जो होते हैं वो अगर गवर्नमेंट ऑपरेटेड ही हैं, मान लो चाइना के चाइनीज़ हैकर्स हैं, वो चाहते ही हैं इंडिया के खिलाफ काम करना, तो वो इस पर्पज से भी कर सकते हैं। तो और आजकल सब कुछ साइबर से चल ही रहा है, तो फिर भाई इसके लिए साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत करना जरूरी होता है। अब ये डार्क वेब क्या होता है, वैसे तो पहले ही बता देना चाहिए था कि आप जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, इंटरनेट में आप सही चीज़ें एथिकल रूप से काम कर सको, कोई भी इधर उधर की चीज़ें ना हो सके, इसलिए आप लोग को मात्र 5% ही एक्सेस दिया गया है। आप जितना भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो वो, बाकी 95% जो है वो समझ लो कि डार्क वेब ही है। 90 to 95% का हिस्सा ये वो वेब होता है जिस पर कोई प्रकार की कोई रूल्स, रेगुलेशन, नियम कानून नहीं तय होते हैं, और इस पर लोग अवैध रूप से चीज़ें करने, अवैध रूप से स्मगलिंग करने, हथियार वगैरह खरीदने बेचने, या ऐसी हैकिंग वगैरह की चीज़ें करने, इनके लिए जाते हैं। मतलब वो अनसिक्योर्ड रहता है, ये इंटरनेट का वो हिस्सा है डार्क वेब। और इसके लिए आप ये गूगल क्रोम से नहीं खोल सकते, इसके लिए एक टोर ब्राउज़र आता है, उससे ओनियन ऑपरेटर से ये आप ओपन कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। खैर बहुत ज़्यादा डिटेल आपको इसके बारे में नहीं बताएंगे, बस आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए। तो ये चीज़ें हैं, और अब ये निश्चित तौर पर सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है ही, और भारत को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है साइबर सिक्योरिटी को। खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो करंट अफेयर की तलाश में हो, तो बेस्ट करंट अफेयर की पुस्तक अपनी आ चुकी है, मेरे द्वारा पूरी अच्छे तरीके से ये बनाई गई है। साल में केवल एक ही बार मैं बुक लाता हूँ, पूरे साल भर का करंट अफेयर लाता हूँ, जिससे आपको बार बार भटकना ना पड़े और बार बार इधर उधर कूदना दौड़ना ना पड़े।
एक किताब लीजिए, मन से लग जाइए तैयारी से, मात्र 15 से 20 दिनों में आप किताब को तैयार कर लेंगे। उसके बाद किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आप करंट अफेयर में 100% स्कोर करके आएंगे। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हर एक चीज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रश्नोत्तर माध्यम में, टेबल, चार्ट, ग्राफिक, इंफोग्राफिक सब कुछ इसमें रहता है। फ्लिपकार्ट, अमेजन और शॉपिफाई पर ये बुक अवेलेबल है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी हमारे किसी भी वीडियो कोर्सेज और क्विज वगैरह, वीडियो पीडीएफ वगैरह के लिए एमजेटी ऐप इंस्टॉल कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।